Hello, hello guys. Hello guys. Good evening to all of you. ओके चलिए, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू लर्न सर्विसेज एंड मैं हूं विकास कुशवाहा। और आज की जो क्लास है वो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो चैप्टर है द मौर्यन एम्पायर, ये इतिहास का एक बहुत ही बेहतरीन किरदार, बहुत ही बेहतरीन मतलब हीरो हम जिन्हें बोल सकते हैं, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। और उसके बाद उनके जो आगे की जो जनरेशन रही, बिंदुसार एंड द ग्रेट अशोका महान, जिनके माध्यम से अखंड भारत का संरक्षण किया गया और उसकी सीमाओं को और बढ़ाया गया। तो सबसे पहले भारत को अखंड बनाने वाले थे मौर्यन एम्पायर के जो संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने एक जो प्रोफेसर, तक्षशिला के जो प्रोफेसर थे, चाणक्य, जिन्हें चंद्रगुप्त जो विष्णुगुप्त बोला जाता है, कौटिल्य बोला जाता है, उनकी हेल्प से, उनके गाइडेंस से, उनकी शिक्षा से संपूर्ण भारत का एक को अखंड किया और उसका निर्माण किया और दुश्मनों से सुरक्षित किया। और जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे, फॉरेन जो आक्रमण करता थे, उनसे बचा करते हुए भारत की जनता को एक बेहतरीन अखंड भारत दिया। जो आज हम अखंड भारत न्यूज़ में सुनते होंगे, उसकी देन, जो असली जो मालिक हैं, उसके जो बनाने वाले, वो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद सम्राट अशोक के टाइम पर इसको बहुत ही विस्तार दिया गया, और इतना विस्तार दिया गया कि बिना युद्ध के, एक टाइम के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, इसका विस्तार केवल धम्म नीति से होता है। और धम्म नीति एक ऐसी नीति जिसके माध्यम से नॉन वायलेंस को प्रमोट किया जाता है, यानी कि हिंसा को खत्म किया जाता है। सबका सुख, सबका साथ, सबका विकास की जो बात थी, वो सम्राट अशोक के टाइम पर चली आ रही थी। इस काल में महिलाओं की स्थिति एक तरह से यदि देखा जाए तो इंफीरियर माना जाता था, परंतु इंफीरियर उनके साथ व्यवहार नहीं होता था। यानी कि डाइवोर्स को भी दोबारा से शादी करने का अधिकार था। ठीक है, एक अच्छी कंडीशन मानी जाती थी, और कालों से एक अच्छी कंडीशन इस काल में मानी जाती है, मॉडर्न एज में, मॉडर्न टाइम, मॉडर्न पीरियड, वट एवर यू कॉल इट, एज योर चॉइस। ऑल राइट। तो सबसे पहले जब हम ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो हम जानते हैं कि इसके सोर्स क्या है। भाई, मौर्यन एम्पायर हुआ तो पता कैसे चला हमको, भारत के लोगों को, भारतवासियों को कैसे पता चला कि मौर्यन एक बहुत बड़ा साम्राज्य भारत के इतिहास में घटित होता है। भारत के इतिहास में इतना बड़ा साम्राज्य, जिसने करीबन करीबन 137 साल तक, और इससे ज़्यादा, इवन इससे ज़्यादा तक राज किया भारत की धरती पर। भारत को एक वैसे तो गुप्ता काल को स्वर्णिम काल बोला जाता है, परंतु इस काल को यदि भी गोल्डन पीरियड बोले तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इतने, क्योंकि इसी काल में अखंड भारत का निर्माण होता है और वो सीमाएं बढ़ती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को दो दो देश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दहेज में मिलते हैं। अब दहेज की तो बाद में बात आती है, वो चढ़ गए हाथी लेके, ठीक है, युद्ध करने। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है, जो कि सेनापति थे किसके, अलेक्जेंडर, सिकंदर के सेनापति थे। सिकंदर तो हालांकि वो नंद वंश के टाइम पे, धनानंद के टाइम पर ही वो चला गया था हार के। उसकी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, हमने पुरानी क्लास में पढ़ा। और उसके बाद जब मौर्य काल स्टार्ट होता है, चंद्रगुप्त मौर्य नींव रखते हैं इसकी। उसके बाद जब सीमा जो सुरक्षित होती हैं, वो भाई साहब बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से सुरक्षित होती हैं। बहुत कई, ये जो पूरा मौर्य काल खत्म हो जाता है, उसके बाद जब जो मुगल लोग आते हैं, मुगल भारत में आते हैं, तब जाके कमजोर होती चली आती है। इतनी कमजोर हो जाती है कि मुगल भारत में इंटर कर जाते हैं, अंग्रेज भारत में इंटर कर जाते हैं, है ना। तो ब्रिटिशर्स भारत में इंटर कर जाते हैं। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, सब भारत पे आक्रमण कहीं ना कहीं माध्यम से घुसती हैं, मुगल्स आ जाते हैं। अगर मौर्य काल रहा होता अंत तक, तो मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि उनके इतिहास को देखते हुए, कि उनका वो आक्रमण करता होते जो धूल चाट के जाते यहाँ से, भारत से।
वो भारत की धरती पर राज नहीं कर पाते, लंबे समय तक भारत को गुलाम नहीं बना पाते। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य स्थापित होता है। अब ये जब ये कैसे होता है, देखिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, ये नंद वंश जब आया, पाटलिपुत्र पर कौन राज कर रहे थे, पाटलिपुत्र पर यही देख लेते हैं। पाटलिपुत्र पर नंदवंश, नंदवंश आखिरी राजा धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य जो प्रोफेसर थे तक्षशिला में, उसकी सहायता से, उनकी सहायता से अ, इस राज को हराते हैं। ठीक है, धनानंद को धूल चटाते हैं। उनकी स्टोरी ऐसी है कि एक बार वो आते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर थे तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला में प्रोफेसर थे कौन, चाणक्य। तो यहाँ पे जब वो अलेक्जेंडर की सेना को पहले ही धूल चटा के भगा देते हैं, बहुत ही उनकी रणनीति जो रहती है वो बहुत ही कमाल की रणनीति रहती है, एजुकेशन उनकी बहुत ही अच्छी रहती है और डिप्लोमेसी उनकी बहुत ही बेहतरीन रहती है। तो उसके माध्यम से जब उनका जो अलेक्जेंडर जा जब हार थक के चला जाता है यहाँ से, तो ईरान में एक जगह पे जाके उसकी आखिरी सांसें लेता है अलेक्जेंडर। और उसके बाद जब यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर, उसका जो सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो उसका सेनापति था, किसका, अलेक्जेंडर सिकंदर का। तो वो क्या करता है, वो देखने आता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर थे कौन, चाणक्य जी। तो चाणक्य यहाँ पे अपनी डिप्लोमेसी के आधार पे भारत में वो मिलाने का प्रयास करते हैं, भारत के फेवर में करते हैं वो जनता को वहां पे। तो वो आते हैं, तो उसके बाद का जो क्या है, क्योंकि एक बात बताइए, सबसे पहले तो आपको ये गलत फहमी ना हो जाए कि अलेक्जेंडर को हराने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था, वो पहले ही हार के जा चुके थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश स्थापित होता है, मौर्य वंश स्टार्ट होता है। ठीक है, धनानंद के टाइम पर ही वो चला जाता है अलेक्जेंडर। परंतु सीमाओं को स्ट्रोंग बनाने के लिए, क्योंकि धनानंद का हमने इतिहास देखा, धनानंद का हमने इतिहास देखा कि वो योग्य राजा नहीं था। क्यों योग्य राजा नहीं था, वो करप्ट राजा था। ठीक है, दारू और सारे प्रकार के तो उसमें विशुद्धियां थी। ठीक है, महिलाओं को साथ रखना, तमाम एक रानियों को छोड़ करके जो बहुत सारी रानियों को रखता था, और मतलब वो बहुत ही करप्ट राजा था। तो ऐसा राजा के हाथ में यदि देश सौंपा जाएगा तो निश्चित तौर पर वो गुलाम होना है, निश्चित तौर पर वो गरीबी में जाना है, निश्चित तौर पर बर्बाद होना है। तो उसको बचाने के लिए चाणक्य ने किसको चुना, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, अभी हम आगे देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा के ही बेटे थे, परंतु वो राजपाट उनसे छिन चुका था। पीपली वन के राजा थे उनके पिताजी, उनके पिताजी पीपली वन के राजा थे। धनानंद ने उनके पिताजी को किडनैप करके रखा था, बंदी बना करके रखा था। तो एक ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा के पुत्र थे। ठीक है, वो कोई चरवाह या फिर नीची जाति के, जिनको बोला जाता है बहुत सारे टीचरों के द्वारा। मैं मानता हूं कि यदि कोई राजा महान है, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया, उसको यदि महान बोल दिया तो फिर उसकी जाति पे सवाल तो उठने नहीं चाहिए, सबसे पहले। दूसरी बात, यदि जाति पर यदि सवाल आ भी रहा है तो वो एक राजा का बेटा हमेशा क्षत्रिय ही होगा। और उस टाइम पर जब काल है, अभी हम मैं बताऊंगा सबूत के आधार पर, मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में लिखी है, इंडिका में लिखा है कि भारत में मौर्य काल में जो जातियों में 7 प्रकार की जातियों में भारत मतलब मौर्य काल सोसाइटी बटी हुई थी। 7 प्रकार के, उसमें कहीं पर भी उनको नीची जाति का नहीं बताया गया, क्योंकि उस टाइम पर देखा गया था कि जब कोई व्यक्ति राजा का बेटा होगा तो क्षत्रिय ही होगा। ठीक है, और सभी लोग उस टाइम पर, आज जो SC ST OBC शूद्र जितने भी माइनॉरिटी जो भी लोग बोलते हैं अपने आप को, जैन बौद्ध सिख और इवन सभी लोग, क्योंकि तो वो सभी के कहीं ना कहीं पूर्वज एक राजा तो रहे ही हैं, कहीं ना कहीं छोटे बड़े क्षेत्र में राजपाट किया ही है उन्होंने। तो कोई भी व्यक्ति नीचा और ऊंचा उस टाइम पर था ही नहीं। ठीक है, बाद में किस प्रकार से इतिहासकारों ने मतलब उसका अवलोकन किया है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे तो ये फैक्ट है। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर युद्ध करने आते हैं, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने आते हैं।
सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध होता है। तो यहाँ पे साउंड में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, साउंड आई थिंक नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ऑलराइट। तो चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना करते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा शुरुआत में यहाँ देख लेते हैं कि आज को हमारी क्लास में हम इस मौर्य काल में क्या क्या पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे, बिंदुसार के बारे में जानेंगे, द ग्रेट अशोका महान के बारे में जानेंगे, उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, आर्टिशन, क्राफ्टमैन, गर्ल्स, ठीक है, कंडीशन ऑफ वुमेन, स्लेव्स, आउटकास्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, ईटीसी, हम सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार, ये थे अशोक। ओके। मौर्य मौर्य काल स्थापित होता है 322 ईसा पूर्व से लेके चलता है 185, करीबन करीबन 137 वर्ष ये काल चलता है। मौर्य एम्पायर इतना चलता है, ठीक है। कितना चलता है? 137 साल तक मौर्य लोग राज करते हैं, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी, एंड इस टाइम पर सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकली और पावरफुल स्टेट बनाया जाता है। मिलिट्री एम्पावर की जाती है। मिलिट्री एम्पायर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर माना जाता है, तभी तो इतना सारा ज्योग्राफिकली उन्होंने एक्सपेंड कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एम्पायर को ये जो फाउंडेड द एम्पायर, मौर्य एम्पायर 322 ईसा पूर्व में फाउंड किया। धनानंद को हरा के वो मौर्य एम्पायर की स्थापना करते हैं, ठीक है। मौर्य देखो, जहां से वो राज करना शुरू हो गया वो वहीं से एम्पायर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के, धनानंद को धूल चटा के मौर्य वंश की स्थापना की। अभी हम थोड़ा सोर्स पे यदि देखें तो अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उससे हमें पता चलता है कि मौर्य वंश कितना स्ट्रांग था, और मौर्य वंश में सारी चीजें वहाँ पे मिलती हैं, उस काल में मिलती हैं। और अर्थशास्त्र को देखो, अर्थशास्त्र यदि हम देखें, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, उनके 3 नाम थे। क्या कितने नाम थे? 3 नाम थे, 1 2 3, ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य के कितने नाम थे? कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। उन्होंने बुक लिखी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमी से संबंधित नहीं थी, यानी कि इकोनॉमी से संबंधित नहीं थी, यानी कि अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित ना होकर ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, राजनीति से संबंधित थी, ठीक है, राजनीति से संबंधित थी। इसमें 15 चैप्टर्स थे, इसमें 15 चैप्टर है। इसमें क्या बताया गया? राजा के सप्तांग थ्योरी, राजा का सप्तांग थ्योरी, राजा का सप्तांग थ्योरी इसमें बताई गई है। एक बुक और लिखी है मैकियावेली ने, मैकियावेली ने, मैकियावेली, मैकियावेली इटली, मैकियावेली कहाँ हुए? इटली, यूरोप। इन्होंने एक बुक लिखी द प्रिंस, द प्रिंस। सेम इसी प्रकार से राजा के कर्तव्य बताए गए हैं कि राजा को 2 प्रकार से राजपाट किया जा सकता है, राज कर सकते हैं। और ये मोनार्की को सपोर्ट करती है, मोनार्क, ठीक है। ये भी मोनार्की को यानी कि राजतंत्र को सपोर्ट करते हैं, राजतंत्र इसमें बताया गया। तो राजा अच्छा बेहतरीन राजपाट कैसे चला सकता है? राजा को 2 तरह से होना चाहिए, लॉयन और क्लेवर, ठीक है। यानी कि हार्ड भी होना चाहिए और सॉफ्ट भी होना चाहिए, है ना। यानी कि दिखना तो चाहिए बहुत ही कोमल, प्रेम करने वाला, ठीक है, प्रेमी दिखना चाहिए, पर अंदर से हो भाई एकदम हार्ड। नहीं माना तो देख गर्दन में और उड़ा दी गर्दन। 2 तरह से होना चाहिए, ठीक है। देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि ये सारा काम राजा को क्यों बनाया गया है? राजा राजा को ये आदेश दिया गया है बुक में, द प्रिंस में, कि
किंग को जो भी समझ में आए, किसी को थूरना है थूरे, मारना है मारे, प्रेम करना है प्रेम करे, जो भी करना है, पर देश सुरक्षित रहना चाहिए। तो राजा के इसमें गुण बताए गए हैं, राजा के कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी, अर्थशास्त्र में भी राजा के कर्तव्य को, राजा के लिए जो अच्छा है, राजपाट के लिए जो अच्छा है, वो चीजें बताई गई। इसमें 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है। इसमें एक सप्तांग थ्योरी है। वैसे तो चैप्टर युद्ध नीति भी है, इसमें बताया गया है कि कैसे युद्धों को जीता जाता है, ठीक है। और इसमें मंडल थ्योरी भी है, ठीक है। अभी हम सप्तांग थ्योरी की यदि हम बात करें तो एक राजा होना चाहिए, दूसरा अमात्य होना चाहिए, यानी कि मिनिस्टर्स। भाई राजा होगा, उसको सपोर्ट करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए मिनिस्टर्स होना चाहिए। यदि मिनिस्टर्स नहीं होंगे तो राजा काम कैसे करेगा, ठीक है। राजा काम कैसे करेगा? राजा को अच्छा काम करने के लिए मिनिस्टर, अच्छी सलाह मशवरा करने वाले लोग चाहिए। आज मोदी जी भी एक देश के राजा हैं, और जब मोदी जी एक देश के राजा हैं तो उनका मंत्रिमंडल में बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और जो मिनिस्टर देखो, नितिन गडकरी जी हैं, वो कितने बढ़िया मिनिस्टर हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। उन्होंने रोड, उनके नेतृत्व में रोड कितनी बढ़िया हुई है। बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर एकदम लोल हैं, एकदम पता ही नहीं उनको। एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए गए, एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, उसके बाद उनको पता ही नहीं कि एजुकेशन में बदलाव कैसे लाना है ना। तो कुछ कुछ मिनिस्टर है, जैसे होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, और फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है जो एस जयशंकर जी हैं। तो कितनी बढ़िया डिप्लोमेसी, वो खुद एक डिप्लोमेट रहे हैं एक लंबे वक्त तक। तो ऐसे लोगों से देश चलता है, ठीक है। अमात्य जो होंगे, मिनिस्टर जो होंगे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होने चाहिए। जनपद की हम बात की थी हमने। जनपद का मतलब क्या है कि एक क्षेत्र, राजा के पास क्षेत्र होना चाहिए, उसकी बाउंड्रीज कवर होना चाहिए, बाउंड्रीज पर बीएसएफ तैनात होनी चाहिए, ठीक है, आर्मी तैनात होनी चाहिए, आईटीबीपी तैनात होनी चाहिए। और खुद के लिए, जब वो जिस जगह पर रह रहा हो, ठीक है, उसका जो बंगला होता है, बंगला, वो दुर्ग, किले होने चाहिए। उन्होंने इसमें भी बहुत सारे किलों की बात की है, ठीक है। बस आप सर्च कर लीजिएगा कितने किलों की बात की है। इसमें भी अलग अलग प्रकार से, पानी में अलग किला बनता है, पहाड़ों पे अलग किला बनता है, तो पहाड़ों से घिरा होना चाहिए, नेचुरली बाउंड्री होना चाहिए, ठीक है। मित्र, लोग इसको बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। भैया मित्र उसके वो वाले मित्र नहीं है। कौन से वाले मित्र? घर पे आते हैं, बैठते हैं, खाते पीते, वो मित्र की यहाँ बात नहीं हो रही है राजा के। यहाँ पे किन मित्रों की बात हो रही है? मित्र देश की बात हो रही है। एक देश को बहुत सारे मित्र देश की आवश्यकता होती है। अब वो दोस्त नहीं आ गया कुछ सुना रहा, उसी से बतियाने में लगे हुए राजा जी। हाँ क्या हुआ जी? ठीक है, सब ठीक है, खाना पीना खाया कि नहीं ढंग से? वो मित्र की जरूरत नहीं है। एक राजा को एक देश चलाने के लिए मित्र देश की जरूरत है। जैसे कि इंडिया के पास रशिया है, ठीक है, रशिया, और भी बहुत सारे मित्र देश है। जैसे ईरान मित्र देश है, भारत का सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान में हम खुद वहाँ की पार्लियामेंट बना रहे हैं, ठीक है। और नेपाल, कितना शांति बनी रहती है, कोई युद्ध नहीं होता नेपाल के साथ में। ये तो बफर जोन है, नेपाल बफर स्टेट है हमारे लिए, क्योंकि बीच में वो वही बफर जोन का काम करता है। क्योंकि उसके बाद तो फिर चाइना स्टार्ट होने लगता है, ठीक है, चाइना की बाउंड्रीज आ जाती हैं। तो नेपाल हमारे लिए बफर जोन का काम करता है। और भूटान, भूटान देखिए हमारा कितना मित्र देश है, कितना बढ़िया मित्र देश है, उससे कोई युद्ध नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बहुत ही शांत प्रिय देश है वो। इसका एक ये भी कारण है क्योंकि भूटान के लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। रिलीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है डिप्लोमेसी के लिए, और उसको पता है कि बुद्धिज्म जो है वो भारत से ही आया है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है। उनके पिताजी ताजी सब मानते आए हैं, पूर्वज मानते आए हैं। उसी देश के साथ युद्ध थोड़ी करेगा, ठीक है। तो बुद्धिज्म रिलीजन भी एक अपने आप में बहुत डिप्लोमेसी का काम करता है। जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री होंगे उनके साथ में आपको इतना कोई संघर्ष देखने को मिलेगा नहीं आपस में। हाँ होते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आपस में लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु एक बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये एक कारण है। फिर उसके बाद कोष, यानी कि धन, यानी कि ट्रेजरी होना चाहिए। भैया किसी देश के पास में पैसों भाई नहीं होगा
तो क्या खाक अपने देश में एजुकेशन अच्छी करेगा? क्या खाक अपने देश की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करेगा? क्या कैसे देश में डिप्लोमेसी, कैसे कोई किसी को नौकरी पे ही नहीं रख पाएगा कोई भी देश, तो कैसे देश को स्ट्रॉन्ग बनाएगा? कोई स्ट्रॉन्ग बन सकता है? अखंड भारत का निर्माण बिना पैसों के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, आज भी देखो ना, अमेरिका क्यों सुपर पावर बनता जा रहा है, वो बना। रशिया क्यों सुपर, क्योंकि अमेरिका अमेरिका के जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अमेरिका की जीडीपी बहुत स्ट्रांग है। जीडीपी का मतलब होता है कि उस देश की एक इनकम को शो करती है। जीडीपी का मतलब किसी भी देश की इनकम को शो करना होता है, और जब उस देश की इनकम बहुत ज्यादा हो तभी तो वो अच्छी एजुकेशन दे पाएगा अपने लोगों को, ऑलराइट, और अच्छी मिलिट्री को अफोर्ड कर पाएगा, अच्छे हथियार खरीद पाएगा, लोगों को अच्छी सुविधा दे पाएगा, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे। ठीक है, और बढ़िया लोगों की जो लाइफ स्टाइल होगी वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बढ़िया होगी। तो कोर्स बहुत जरूरी है, युद्ध युद्ध लड़ने के लिए भी कोर्स बहुत जरूरी है। आज पाकिस्तान क्यों पीछे है? उसकी खुद की हालत बेकार है, उस पर खाने को चावल नहीं है, वो युद्ध थोड़ी करेगा। वो सबसे बकलोल अगर देश होगा, यदि वो इस टाइम पर यदि वो भारत से युद्ध कर लेता है। हम चाइना से नहीं कर सकते अफोर्ड, कहने को तो कुछ भी कह दो, पर चाइना से अफोर्ड, अगर हम किसी भी देश से भी ये युद्ध अगर हम अफोर्ड करते तो हमारा देश कहीं ना कहीं 20 साल 30 साल पीछे चला जाएगा। जितना कोरोना काल में नहीं गया होगा देश, उतना युद्ध से चला जाता है। ठीक है, युद्ध युद्ध करेंगे देश पीछे जाएगा। तो इसलिए भारत की डिप्लोमेसी वो बहुत ही शानदार है। पीएम पीएम जो जो भारत की जो डिप्लोमेसी है, और पीएम जी अपने मर्जी से थोड़ी फैसला लेते हैं, वो तो उनकी एक टीम होती है। तो भारत की डिप्लोमेसी में क्या है, क्या तय हुआ है, उसके आधार पर सारी सिस्टम देखा जाता है। परंतु भारत की डिप्लोमेसी अभी चेंज हो रही है। न्यूक्लियर पावर को लेके, न्यूक्लियर वेपन को लेके भारत की डिप्लोमेसी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, यानी कि, और न्याय दंड यानी कि लॉ एंड ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। जिस देश में न्याय ही अच्छा नहीं होगा तो उस देश का राजा कैसे अच्छा हो सकता है? जिस देश का राजा अच्छा नहीं होगा वो देश कैसे अच्छा हो सकता है? जो देश अच्छा नहीं होगा तो वो अखंड बन ही नहीं सकता। ठीक है, यूनाइटेड, स्ट्रॉन्ग, अखंड, वट एवर यू कॉल इट, और ये सारी चीजें आपस में बहुत ही इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देखो, दुर्ग अच्छे नहीं होंगे, किले अच्छे नहीं होंगे, राजा मारा जाएगा तो फिर अखंड भारत का कोई सवाल ही नहीं होता। और राजा अच्छा नहीं होगा तो ये सारी चीजें दे दो को तब भी सब बेकार है, जैसे धनानंद के केस में हुआ। जनपद अगर कम होगा तो वो अखंड कैसे कहलाएगा? जनपद को ही बढ़ाना है। ठीक है, मित्र देश नहीं होंगे तो कोई सभी लोग छोड़ देंगे मिलके किसी भी देश को, तो हमारे पास मित्र देश होना चाहिए भैया। जब अमेरिका हम पे हमला बोला था ना, तो जब हम हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका पाकिस्तान की साइड लिया। तो रशिया बोला, ओ यहाँ पे हमारा भाई बहन का रिश्ता है, मित्र है वो हमारे, तुम उधर से आएगा हम इधर से सबको तहस नहस कर देंगे भैया। ठीक है, थोड़ा औकात में रहिए, है ना। तो इस प्रकार से तो चें होती हैं जब मित्र देश नहीं होंगे। रिएक्टर अमेरिका ने मना कर दिया था हमको रिएक्टर देने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर, वहीं रशिया ने हमको मदद की न्यूक्लियर रिएक्टर, तभी हम आगे जाके न्यूक्लियर वो विस्फोट कर पाए और उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाए। आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, तो इसमें कहीं ना कहीं रशिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो मित्र देश होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अच्छे मित्रों का भी होना जरूरी है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि आपको मित्र आपके सलाह आपको देते हैं ना, वो वैसी आपकी जिंदगी होती है। आपके मित्र यदि पूरे बर्बाद होंगे तो आपकी जिंदगी भी बर्बाद ही है, ये मान के चलना। आपने अभी नोटिस किया होगा कि आपको बहुत जीवन का बहुत बड़ा टाइम, बहुत बड़ा हिस्सा जीवन का समय का बर्बाद गया होगा। यदि आपके मित्र अच्छे होंगे तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पर होंगे, क्योंकि आपके मित्र आपका एनवायरनमेंट तय करते हैं, आपका एनवायरनमेंट आपका जीवन तय करता है। ठीक है, तो सभी कुछ बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। ये तो है अर्थशास्त्र में, ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, ये भी हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चीजें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंडिका इंडिका जो है रिटन बाय मेगास्थनीज, ये मेगास्थनीज जो है सेलुकस निकेटर के दूत, जो कि एम्बेसडर बोल सकते हैं, दूत के रूप में, राजदूत हुआ करते थे जब चंद्रगुप्त मौर्य लड़ाई करने गया था ना, किससे? सेलुकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का सेनापति था, सेलुकस निकेटर।
ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो ये क्या किया ना, चंद्रगुप्त मौर्य का से जब इसका युद्ध होने वाला था, तो ये यहाँ के हाथियों से बहुत प्रभावित था। जब हमारे पास, हमारे भारत देश के पास में बहुत सारे हाथियों की सेना थी, बहुत लंबी चौड़ी सेना थी, इसको पता चल गया, इस ससुरे को, ये ससुरा ही बनता है बाद में, ये चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर ही बनता है बाद में। तो ये अभी से बोला, ससुरे को पता चल गया कि भारत के पास बहुत सारे हाथी हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में बहुत सारे हाथी शामिल हैं। तो ये क्या किया कि बहुत सारे हाथी लेके आ गया, उधर से मंगवाए इसने, कहीं से जुगाड़ तुगाड़ करके, खरीदा फरोख्त करके, तो हाथी लेके आया। यहाँ पे पता चल गया कि ई ससुरा चंद्रगुप्त का, ई ससुरा चाणक्य को पता चल गया, कौटिल्य को, कि ये तो हाथी लेके आ रहा है, हाथी की सेना लेके आ रहा है। तो ये क्या किए कि ऐसा टाइम फिक्स किए युद्ध का कि बरसात और नदी वगैरह पानी बहुत उसका था, तो ये क्या, बरसात का टाइम, पानी वानी का उसका टाइम था। ठीक है, और ये अपनी सेना में घोड़ों को बहुत ज्यादा शामिल कर लिए। तो घोड़े क्या है, हर मौसम में कहीं ना कहीं वो मैनेज कर जाते हैं, है ना। और हाथी वहीं लौट गया, एक बार लौट गया तो उठा ही नहीं। ठीक है, और खाता भी बहुत है, जितना सेना नहीं खाती उससे ज्यादा हाथी खाते हैं। भारत के पास तो पहले से ही बहुत अमीर थे, बहुत पैसा था, तभी तो सोने की चिड़िया बोला जाता है भारत को। तो बहुत था, तो हम तो हाथियों की सेना अफोर्ड कर सकते थे, वो नहीं कर पाया। तो उसको लगा ये तो हमको थूटने वाला है, हमको ये लपेटेगा। सेल्यूकस निकेटर को पता चल चुका था कि चंद्रगुप्त तो अब तो लपेटने वाला है ये, तो इसको एक काम करो, इसको दमादी बना लो। ठीक है, इसको दमादी बना लो, इसको दमाद ही बना लो। तो ये क्या किया कि युद्ध छोड़ छाड़ के ये प्रस्ताव पहुंचाया अपने बेटी हेलेना के लिए। हेलेना, बेटी हेलेना के लिए, ओ भैया हम ना लड़ पाएगा युद्ध, थोड़ा शादी आदि कर लो। तो चंद्रगुप्त तो बोले ठीक है, शादी कर लेते हैं। तो हेलेना की और चंद्रगुप्त की मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, और युद्ध टल जाता है, युद्ध टल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक रणनीति का हिस्सा हुआ करता था, ये भी एक रणनीति का हिस्सा ही था कि बिना युद्ध लड़े, क्योंकि युद्ध हम भी लड़ते तो भी हमारी सेना बहुत ज्यादा नष्ट होती, ठीक है, बर्बाद होती, उसकी तो होती सेल्यूकस निकेटर भले ही मार देते हम उसे, पर सेना और बहुत नुकसान तो होता। तो एक जब गठबंधन कैसे किए जाए, बंधन से गठबंधन हुआ ना, उसे शादी ही कर लिया तो काहे का युद्ध, और हमेशा के लिए गुलाम ही रहेगा। इस प्रकार से उस टाइम ये रणनीति का हिस्सा था कि जो है अपनी बेटी के पति के खिलाफ कौन युद्ध लड़ेगा, बताइए तो जरा। तो ये डिप्लोमेसी हुई थी। ठीक है, डिप्लोमेसी थी, एक बहुत ही बेहतरीन डिप्लोमेसी थी। तभी तो देखो ना, जो जो वो है, क्या बोलते हैं, अकबर। ठीक है, अकबर जोधाबाई से शादी कर लेते हैं। उसको पता था कि राजपूत लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं, राजपूत लोग बहुत ही स्ट्रोंग, और उनकी युद्ध हमेशा, उनके माइंड जो है युद्ध के उसमें मोड में रहता है, कभी भी गर्दन उड़ा के अलग कर देंगे। तो वो ये भी चाहता था कि राजपूतों से युद्ध ना हो, और हम भी चाहते थे कि भैया युद्ध जितना हो सके टल जाए, वरना आओ लड़ लो, फिर लड़ तो लेंगे ही हम आपसे। तो अकबर क्या किया कि जोधा से शादी कर लिया, तो सब तब जाके कंट्रोल कर पाए राजस्थान में, तब जाके अकबर का राज हुआ, है ना। तो ये एक युद्ध नीति को टालने का ये एक दूसरी नीति है, युद्ध को टालने की एक दूसरी नीति है। फिर जो मुद्रा मुद्रा राक्षसा, जो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी हुई है, इससे हमें पता चलता है, ये सोर्स है। ठीक है, बृहद कथा, मंजरी जो है, जो शेमेंद्र के द्वारा लिखी हुई है, इससे हमें पता चलता है। ये सारे सोर्स हैं, ये हमें मौर्य काल की जानकारी देते हैं, किस प्रकार से मौर्य काल था, उन सभी के हमको ये जानकारी देते हैं। ठीक है, कथा सरिता, कथा कथा सागर सरिता जो है सोमदेव के द्वारा है।
पुराण से पता चलता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर से पता चलता है, जातक कथाएं जो हैं उनसे पता चलता है। दिग्ग निकाय ये एक बुद्ध धर्म का जो है एक हिस्सा है, ठीक है, लिटरेचर का एक हिस्सा है दिग्ग निकाय। जैन लिटरेचर से पता चलता है क्योंकि आखिरी में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ब्रदबाहु के कहने पर, ब्रदबाहु एक जैन जैन मोंक थे, ठीक है, जैन मोंक थे, जैन सेंट बोल सकते हैं, सेंट थे, ठीक है, जैन सेंट, ये संत थे, जैन सेंट थे। तो इनके कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य जब बुढ़ा गए थे तो उनके कहने पे इन्होंने ही उनको शिक्षा दी थी और उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। सल्लेखना के माध्यम से उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। सल्लेखना एक जैन धर्म में, सल्लेखना जैन धर्म में सल्लेखना होती है कि आखिरी वक्त में जब इंसान बहुत बूढ़ा हो जाता है ना तो खाना पीना उसमें छोड़ देता है, तो अपने आप वो अच्छी मृत्यु मानी जाती है उस टाइम पे। जैन धर्म ऐसा मानता है, ठीक है, जैन धर्म में ऐसी मानता है, सल्लेखना के माध्यम से उनकी मृत्यु होती है। कहाँ पे? कर्नाटक में, क्योंकि आखिरी आखिरी जो विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था वो कर्नाटक तक कर पाए थे। तमिल लिटरेचर से पता चलता है हमको, ठीक है। तो ये सोर्सेस हैं। अदर सोर्सेस क्या है? पंचमार्क कॉइन, पंचमार्क कॉइन, सेट कॉइन, जो फर्स्ट सेट ऑफ कॉइन्स थे जो यूज हुए थे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, देवर मेनली ऑफ सिल्वर के बने हुए थे, ठीक है। कॉपर के भी कुछ मिले हैं, सिल्वर के मेन थे। रेगुलर सिंबल के रूप में सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में यूज किए जाते थे। पंच ऑन इंटायर शीट और फिर बिफोर कटिंग, काटने से पहले पूरे इंटायर शीट पे बनाए जाते थे, ठीक है, पंच किए जाते थे, पंच है ना। कॉन्सेप्ट समझो, मौर्य पूरे ड्यूरिंग मौर्य काल में पंच कॉइन, मार्क कॉइन फेमस थे और मोस्टली क्या सिल्वर के थे और कॉमन यूनिट हुआ करती थी ट्रांजैक्शन करने के लिए। मेगास्थनीज इन हिज इंडिका, इसमें मेगास्थनीज मैंने आपको बताया कि मेगास्थनीज ने 7 प्रकार की जातियों की जिक्र किया है मौर्य काल में, यानी कि समाज जो है वो 7 भागों में बटा हुआ था। जो फिलोसफर हैं, फिलोसफर वर्ग होता है, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग होता है फिलोसफर, ठीक है। फार्मर वर्ग में बटा था। जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, सोल्जर्स यानी कि सैनिक जो थे, उसमें समाज था, क्योंकि भाई सेना थी तो सोल्जर तो होंगे ना। हार्डमैनशिप यानी कि चरवाहा, ठीक है। आर्टिशंस एंड मैजिस्ट्रेट और काउंसलर यानी कि सभापति वगैरह होते हैं ना, सभा मेंबर वगैरह होते हैं, उन सब में ये समाज बटा हुआ था। तो यहाँ पर तो कहीं पर भी नीच समाज की जो बात तो की नहीं गई है, क्योंकि सभी समाज जो है वो कहीं ना कहीं योगदान देते थे। अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, अशोका के जो पिलर हैं, जो अभिलेख हैं, उनसे पता चलता है, उस पर लिखा हुआ है बहुत सारा चीज, ठीक है। जो पिलर, जो अशोका के रॉक्स हैं, पिलर्स ऑफ केव्स यानी गुफाएं, ठीक है, पिलर्स और रॉक्स। इंस्क्रिप्शन, कुछ जो आपके अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शन जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में अभिलेख हैं, अशोकहारा एंड महास्थान, महास्टान जो बांग्लादेश में है वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो उनके उन सोर्सों से भी हमें पता चलता है कि मौर्य काल किस प्रकार से था, ठीक है। लेटर इन्फॉर्मस की फेमाइन, और मौर्य काल में एक बहुत बड़ा जो है फेमाइन भी आया हुआ था। तो उस टाइम पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने खुद भी राज जो आप उनका जो जो कोष था, राजकोष, वो खाली कर दिया था जनता की सेवा में, और जनता से भी अपील की थी कि आप भी कुछ योगदान दीजिए। जैसे कि प्रेजेंट जो अभी कोरोना काल में मोदी जी ने पीएम केयर फंड शुरू किया था, उसी ठीक उसी प्रकार से। पॉटरी, पॉटरी मिलती हैं, पॉटरी हमको नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी इस प्रकार से मिलती है, रेड पॉटरी वगैरह, ठीक है। ओरिजिन यदि हम देखें, ओरिजिन की यदि एक्सपेंशन देखें तो आफ्टर द डेथ ऑफ, यानी कि अलेक्जेंडर की डेथ हो चुकी थी, मर चुका था वो, है ना। अलेक्जेंडर जो है वो मर चुके थे, ईरान में कहीं एक जगह पे वहां मर चुके थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो पंजाब का रीजन था वहां पे एक्सपेंड करते हैं,
और फ्रॉम ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न जो है रीजन है वहाँ पे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर का पूरा एम्पायर खत्म हो जाता है और मौर्य वंश का एम्पायर वहाँ शुरू हो जाता है। वेस्टर्न रीजन में शांति स्थापित करने के बाद, क्योंकि ये पंजाब का जो पंजाब अफगानिस्तान पाकिस्तान का वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ही कहलाएगा। वेस्टर्न रीजन में शांति स्थापित करने के बाद नॉर्थ वेस्टर्न फोकस कहाँ चला जाता है, ईस्ट में विस्तार करने का और साउथ में विस्तार करने का। साउथ में ये कर पाते हैं कहाँ पे, कर्नाटक तक, और इनका ईस्ट में अभिलेख मिलते हैं बंगाल से। ठीक है, बंगाल से मिलते हैं, तो पता चलता है कि भैया यहाँ पर भी ये राज करते थे, इनका भी सिक्का जमा हुआ था यहाँ तक। चंद्रगुप्त मौर्य वाज फ्री टू फोकस हिज मिलिट्री, और ये ईस्ट और साउथ में एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, बाय द एंड ऑफ हिज रीजन द एक्सटेंडेड एम्पायर वाज नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में ये एक्सपेंड कर लेते हैं। फिर इनके जो सन आते हैं, जो अगले जो पुत्र आते हैं, वो बिंदुसार। बिंदुसार भी नो डाउट कि एक योग्य राजा थे, पर जितना कि चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक ने किया उतना वो नहीं कर पाए। कंटिन्यूड एम्पायर एक्सपेंशन इनटू डेक्कन तक, वो अपना राजपाट लेके गए डेक्कन तक। ठीक है, और स्टॉपिंग अराउंड और टुडेस कर्नाटक है वहां तक और उन्होंने एक्सपेंड किया। फिर द ग्रेट अशोका आते हैं, ये अभी हम थोड़ा ब्रीफ जान रहे हैं। द ग्रेट अशोका आते हैं और इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बहुत सारी चीजें बदलती हैं। एडेड कलिंग को भी सम्मिलित कर लेते हैं अखंड भारत में, और टू दी ऑलरेडी बास्ट जो एम्पायर था, बस कलिंग युद्ध रह गया था। कलिंग युद्ध वो जीत तो जाते हैं पर अंदर से वो एक शैतान को, एक उसको हरा देते हैं। उसके बाद वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, उसके बाद वो बुद्धिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और बौद्ध धर्म के माध्यम से बौद्ध धम्म नीति, उन्होंने स्पेशली बौद्ध धम्म नीति बनाई होती है, और उसके माध्यम से वो राजपाट चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो राजपाट छोड़ देते हैं, सत्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि सत्ता छोड़ी होती तो इतना विस्तार कैसे होता। सत्ता नहीं छोड़ी थी उन्होंने। उन्होंने राजपाट किसके माध्यम से चलाते हैं, वो उन्होंने धम्म नीति के माध्यम से चलाते हैं, जिसमें अहिंसा नहीं होगी, मतलब लोग झूठ नहीं बोलेंगे, नशा से लोग दूर रहेंगे। तो धम्म नीति जो थी उसके आधार पर वो सत्ता चलाते हैं आगे। ठीक है, बाद में ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं और इंस्टीट्यूटेड धम्म एज अ स्टेट आइडियोलॉजी, यानी कि वो उन्होंने जो राज्य की, यानी कि देश की जो नीति थी, उन्होंने धम्म नीति को अपनाते हुए राजपाट चलाया। आफ्टर अशोका डेथ, दी जो उसके अशोक के डेथ के बाद, अशोका की मृत्यु के बाद जो एम्पायर था, इतना बड़ा विशाल एम्पायर, वो कहीं ना कहीं सुकड़ने लगा, कहीं ना कहीं कमजोर होने लगा। और आगे चल के वो जो उनके मौर्य वंश के 10वें राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। ठीक है, और जब भी राजा होता है, देखिए आज भी देश में बहुत सारे संगठन हैं, वो देश के अंदर ही विद्रोह करवाते हैं, देश के अंदर ही जहर उगलने का काम करते हैं। और बहुत सारे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बहुत सारे जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हो सकते हैं, मिलिटेंट ग्रुप। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंट ग्रुप, देश के अंदर तो षड्यंत्र चलता ही रहता है, देश को तोड़ने की बात है, देश को बिखारने की बात है। तो ऐसे ही जब उनकी वो शरीर छोड़ चुके थे, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग होते गए, और उसके बाद वो पूरा साम्राज्य कमजोर होता चला गया। तो लास्ट जो राजा थे, लास्ट रूलर जो वो थे, कौन थे, बृहदत्त मौर्य वाज किल्ड इन 185 ईसा पूर्व पहले उनकी हत्या हो जाती है। उन्हीं के जो कमांडर थे, जो जो ब्राह्मण वर्ण से आते थे, उन्हीं के जो कमांडर थे, यानी सेनापति, ब्राह्मण वर्ण से आते थे सेनापति, उनके द्वारा पुष्यमित्र शुंग नामक उनके जो सेनापति थे, कमांडर इन चीफ, ठीक है, उनके द्वारा धोखे से उनकी हत्या कर दी जाती है, जंगल में ले जाते हैं उनको। चलिए ना राजा जी, आज थोड़ा सा वो करते हैं, शिकार करते हैं और तलवार उनकी छुपा देते हैं, तो धोखे से उनकी हत्या कर दी जाती है। देन फाउंडेड वो, फिर उसके बाद क्या है, पुष्यमित्र शुंग अपनी खुद की डायनेस्टी बनाता है, शुंग डायनेस्टी। ठीक है, शुंग डायनेस्टी,
सुंग डायनेस्टी किसकी डायनेस्टी बनाता है? पुष्यमित्र सुंग सुंग डायनेस्टी बनाता है और फिर उसके बाद में रूल करता है। थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट यदि देख लें मौर्य वंश का तो ये देख सकते हैं आप लोग। बाकी मगध एम्पायर में ये हशिन, मगध एम्पायर को याद करने के लिए आप ये फॉर्मूला अपना सकते हैं, हशिन मशुक सा, हशिन मशुक सा, यानी कि हा से हर्यंक डायनेस्टी, सा से शिशुनाग डायनेस्टी, ना से नंद वंश डायनेस्टी, ठीक है, और माँ से मौर्य मौर्यन डायनेस्टी, सा से सुंग पुष्यमित्र सुंग ने जो सुंग वंश डायनेस्टी स्थापित की थी। उसके बाद दो और डायनेस्टी वो यू कैन चेक आउट। अभी देखते चलिए, स्टार्ट करते हैं पुष्यमित्र सुंग से, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की? मौर्य वंश की, और अखंड भारत का निर्माण किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 322 ईसा पूर्व में साम्राज्य में होता है। ठीक है, 22 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य में होता है। इनके पिताजी खुद एक राजा थे पीपली बन के। उनके पिताजी को धनानंद ने किडनैप करके रखा था, धनानंद ने बंदी बना के रखा था, और चाणक्य की हेल्प से, चाणक्य की सहायता से, उनकी शिक्षा से, उनकी नीति से, कूटनीति के माध्यम से उन्होंने धनानंद को ओवरथ्रोन किया, धनानंद के साम्राज्य को खत्म किया, मौर्य वंश की स्थापना की। तो अगले जो फिर उसके बाद इस एज में कर ली थी 25 वर्ष की आयु में। जो आज 25 वर्ष की आयु में कोई लड़का ये डिसाइड नहीं कर पाता उसे बनना क्या है, करना क्या है। उस टाइम पे वो राजा बन गए थे, सोचिए आप। चाणक्य कौटिल्य बहुत ही अच्छे गाइड और मेंटर थे। ठीक है, बाद में चल के वो पीएम बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री होते हैं। पॉलिटिकल अचीवमेंट यही थी, नंदवंश का सर्वनाश किया था अनपॉपुलरिटी के कारण। ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना की थी। सेलुकस निकेटर जो थे, उनसे उनकी बेटी का विवाह हुआ था हेलेना का। ठीक है, क्योंकि वो युद्ध हारने की स्थिति में थे, है ना। जब वो एलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद यहाँ पे कौन बचा था? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर चीफ था, कमांडर इन चीफ, यानी कि सेनापति, थल सेना का अध्यक्ष था। किसका? अलेक्जेंडर का। ठीक है, और एक बात आपको बताऊं, अलेक्जेंडर के गुरु मैकियावेली। अलेक्जेंडर के गुरु मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली के गुरु नहीं, अलेक्जेंडर के गुरु मैकियावेली नहीं, सॉरी सॉरी, अलेक्जेंडर के गुरु यहाँ पे देखिए, अरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, अरिस्टोटल के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात, सोक्रेट। ठीक है, इनको देश में सच बोलने पे जहर का प्याला पिला दिया गया था। ठीक है, इनको भी मृत्युदंड मिला था, जहर का प्याला। इनको एक मौका मिला था कि चलिए आप हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे कैदियों को ये बोला गया था। इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किसकी ये सुकरेट की, सुकरात की। जब इन्होंने सच बोला, देश में सच बोलते थे, लोगों को जागरूक करते थे, तो देश के राजाओं को, अन्य जो लोग थे, उनको बातें पसंद नहीं आई कि भैया सच बोलोगे हमारे धंधे पे लात पड़ेगी, हम झूठ से तो हमारा धंधा चलाते हैं, हमारी रोजी रोटी धंधे से, उसी से, झूठ से चलती है, और आप सच बोल के सबको जागरूक कर रहे हो, अंधविश्वास से बाहर ला रहे हो। इन्होंने बहुत सारी अंधविश्वास पे चोट किया। तो इनको क्या है, लोगों ने षड्यंत्र किया उस उनके देश में।
उन्हीं के देश में जिनको नुकसान हो रहा था, उन्होंने षड्यंत्र किया और राजाओं को भड़काने का प्रयास किया। राजा भड़क भी गए और उनको मृत्यु दंड दे दिया, जेल में डाल दिया पहले, उसके बाद मृत्यु दंड दे दिया। तो जो उनके जज थे वहां पे, उनको भी बड़ा दुख हो रहा था कि सुकरात से वो बोले, या तो आपको हम 3 मौका देते हैं, आपकी जान बच जाएगी, हम भी नहीं चाहते आपको मौत के घाट उतारें, मृत्यु दंड दें आपको, या तो आप बोलना बंद कर दीजिए। तो सुकरात बोलते हैं कि यही तो फितरत है मेरी, उसी वजह से तो यहाँ बैठा हूँ, इतनी तो कल मुझ में भी है। तो या तो सर आप सच मत बोलिए। तो बोले वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, और या तो फिर आप इस देश को छोड़ के चले जाइए, हम आपको मृत्यु दंड नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला इस देश से बच जाएंगे, अगले देश में मृत्यु दंड मिलेगा मुझे, क्योंकि सच तो वहां भी हम बोलेंगे। हर देश में कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, ठीक है, लोग रहे हैं जिसके माध्यम से झूठों को फैलाया जाता है, झूठ को फैलाया जाता है। तो इस वजह से उनको जहर का प्याला दिया गया और उन्होंने जहर का प्याला स्वीकार कर लिया बजाय भागने से, बच के निकलने से। तो ऐसे महान गुरु थे प्लेटो के। प्लेटो ने भी अपनी थ्योरी दी है, बहुत सारी कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे द लॉस, है ना, और जैसे रिपब्लिक एक बुक लिखी है, रिपब्लिक, जिसमें वो फिलोसफर किंग की बात करते हैं। फिलोसफर किंग, एक देश का राजा या तो फिलोसफर हो या राजा को फिलोसफी पढ़ना चाहिए, है ना, फिलोसफर किंग की बात करते हैं। तो बहुत सारे अच्छे गुरु रहे, और उनके इनके गुरु रहे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल भी एक मतलब वो भी कुछ बुक्स लिखते हैं। दी पॉलिटिक्स, उन्होंने एक बुक लिखी है पॉलिटिक्स, है ना, उसमें ये रूल कैसे किया जाता है, ठीक है, उसमें रूल ऑफ लॉ की बात की है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, ठीक है। जब अलेक्जेंडर मृत्यु हो चुकी थी, सेल्यूकस निकेटर, यहाँ के जो जो पाकिस्तान और पंजाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है, उसमें उनकी सेना थी, और वो कहीं ना कहीं लोग यहाँ के फेवर कर रहे थे। उसको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है, राजपाट यहाँ से चला जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य से वो युद्ध लड़ने को तैयार हो गया, युद्ध में हारने वाला था, उसे लग गया कि अब तो हम युद्ध हारते हैं। तो उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो उसको लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कहीं बाद में हमको मार मूर न दे हमारी बेटी को। तो उसके लिए क्या करता है, बहुत सारा धन, और आज का जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान, वो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे देता है, गिफ्ट के रूप में, ताकि वो हमारी बेटुआ को बेटी की गर्दन न एट दे बाद में। पर ऐसा नहीं होता, और उसको तब भी विश्वास नहीं होता। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज था, देखिए यहाँ पे, ये मेगास्थनीज, जिसने इंडिका बुक लिखी, मेगास्थनीज को दूत बना करके भेजता है, दूत है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो भारत में दूत बन के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। वो जब यहाँ पे रहता है तो उसको बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती है, यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ के सोसाइटी के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, राजा के बारे में, कौटिल्य के बारे में। तो बहुत सारी चीजें वो एक बुक के रूप में लिख देता है उसमें। उसके बुक का नाम क्या था, इंडिका, ठीक है, बुक का क्या नाम था, इंडिका, उसमें लिखता है। तो बहुत सारी जानकारी हमको इंडिका से पता चलती है ना। भारत में रहने वाले लोग, इंडिया में रहने वाले लोग इंडिका उसी स्वाभाविक है, वो बुक का नाम रखेगा ही रखेगा। साउदर्न इंडिया में विक्ट्री जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोकन जो अभिलेख है उससे मिलते हैं कि साउदर्न इंडिया तक पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे, हाँ पहुंचे थे। साउदर्न इंडिया में कर्नाटक, यानी नॉर्दर्न नॉर्दर्न कर्नाटक जो है, वहां तक वो पहुंच गए थे। उन्होंने अपना राजपाट जो है, सत्ता विस्तार, यानी कि देश की सीमाएं यहाँ तक फैला ली थी। कहाँ तक, नॉर्दर्न कर्नाटक तक उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया था, ठीक है। इस चीज का जिक्र जो है जैन टेक्स्ट में भी मिलता है, संगम लिटरेचर में भी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य आखिरी में वो जैन धर्म अपना लेते हैं, और बृहदत्त बाहु जो उनके एक जो जैन सेंट थे, जैन मोंग थे, उनकी शिक्षाओं के आधार पे वो जैन धर्म को अपना लेते हैं।
और संलेखना के माध्यम से अपने शरीर को त्याग कर देते हैं और सारा राजपाट जो है बिंदुसार को दे देते हैं और बिंदुसार आगे चल के सम्राट अशोक को। अभी रुद्रदामन एक किंग थे। हमको ये पता कैसे चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाट कहाँ कहाँ तक फैला था? गुजरात में जूनागढ़ में, गुजरात में जो जूनागढ़ है ना, आपने स्टोरी सुनी होगी, बहुत ही फेमस है स्टोरी इसकी, तो कि हैदराबाद और जूनागढ़ कैसे लिया गया अखंड भारत में, दोबारा से कैसे सम्मिलित किया गया सरदार पटेल जी के द्वारा, वही जूनागढ़ है ये। तो जूनागढ़ में, जूनागढ़ के राजा थे रुद्रदामन, जो किंग थे वहां के। उन्होंने अपने अभिलेख में लिखवाया है कि मैंने एक नहर का देखिए, नहर का पुनः निर्माण करवाया, यानी पुनः निर्माण, यानी कि द्वार से बनाया है, उसे रीबिल्ड किया है। तो उसका मतलब पहले बिल्ड किया गया होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी मगध के राजा, मगध के सम्राट ने ये पहले नहर बनवाई थी, इसी का मैं द्वार से पुनः निर्माण करवा रहा हूँ। तो गुजरात तक राजपाट था, गुजरात तक सत्ता थी, गुजरात तक फैला हुआ था साम्राज्य। और बंगाल में महस्थान नामक अभिलेख से बंगाल में पता चलता है कि अरे बाप रे, बंगाल तक भी राज था। तो ये था अखंड भारत का निर्माण, ठीक है। और ब्रदबाहु, जो मैं आपको स्टोरी बता चुका हूँ, कर्नाटका में इस जगह पर वो आखिरी सांसें गिनते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ ग्रेट वॉरियर, नो डाउट, एम्पायर बिल्डर और स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि बहुत ही कुशल राजपाट चलाने वाले एक राजा थे, बहुत ही बेहतरीन महाराजा थे। ही बिकेम द फर्स्ट हिस्टोरिकल इंपीरियर ऑफ इंडिया, यानी कि पहले ऐतिहासिक राजा, पहले ऐतिहासिक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट राजा, पहले ऐसे राजा ये बनते हैं। इससे पहले कोई नहीं हुआ। छोटे छोटे मगध साम्राज्य और छेदी वगैरह ये सब चलता था। उसके बाद जो पूरे सभी को अखंड बनाने वाले सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। ही इज रिगार्डेड एज ए फर्स्ट रूलर ऑफ इंटीग्रेटेड इंडिया, वही अखंड भारत। हम पूरे भारतवासियों को इन पर नाज है, इन पर गर्व है कि इन्होंने कितने वर्ष पूर्व, 2500 साल पूर्व उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। Okay, sufficient for today and I'll stop here and thank you so much. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।